हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कविता क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान का पेपर कक्षा 10 के लिए, जो आपका 20 तारीख को पेपर है। कल ही पेपर है इसका। तो आज इस रात में इस वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं, आप इसे ज़रूर देख लें। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपका 60 नंबर तो इस वीडियो से आ ही जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द थाउजेंड हजार हजार लोगों की अभियान का नेतृत्व किया था? ए गैरीबाल्डी, बी कावूर, सी मेजिनी और डी बिस्मार्क। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए गैरीबाल्डी, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसका हम सब्सक्राइबर रखे हैं अराउंड 500 इस वीडियो पे, और हो सके तो आप अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर कर दें इसे। और इसका लाइक हम रखे हैं 1000 और व्यू रखे हैं 10,000, ठीक है। तो आप इसे पूरा करें और अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर करें। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? ए महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, सी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? ए प्रांतीय सरकार, बी स्थानीय सरकार, सी सामुदायिक सरकार और डी क्षेत्रीय सरकार, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 3 सी, ठीक है, सामुदायिक सरकार। इस चैनल पे हम आपके हर सब्जेक्ट का वीडियो डालते हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें जिससे आपके यहाँ सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आप अगर हमारे चैनल से पढ़ के पेपर देने गए थे हिंदी का, तो प्लीज़ हमें बताइए कमेंट में कि आपका हिंदी का पेपर कैसा गया, ठीक है। ऐसे हमारे बताए द्वारा बहुत ज़्यादा ही फंसा था, 50% फंसा था, इससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो ठीक है, चलिए पहले इस पेपर को ख़त्म कर लेते हैं हम लोग, फिर बातें करेंगे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, संज्ञात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किनके मध्य होता है? ए केंद्र और राज्य के बीच, बी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच, और सी व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच, डी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच। जो संघात्मक शासन प्रणाली की होती हैं वो केंद्र और राज्य के बीच बटी होती हैं, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए केंद्र और राज्य, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया गया था? ठीक है, ए है 50, बी है 30, सी है 23 और डी है 33। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 33, ठीक है, 33%, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राजनैतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं? ए नेता, बी सक्रिय सदस्य, सी अनुयायी और डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से सभी, सॉरी, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि देखिए जो राजनैतिक दल है उसमें नेता तो होना ही चाहिए और एक्टिव मेंबर जो नेता के साथ साथ चलते रहते हैं, ठीक है। और मतलब अनुयायी मीन्स होता है फॉलोअर। जैसे मान लीजिए कोई नेता है तो आप उसे देख के उसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी किसी भी चीज़ को, ड्रेसिंग कोड को, उसके सेंस को, वो समाज सेवा कर रहा है उसको, तो फॉलोअर।
तो मान लीजिए तीनों ही इम्पोर्टेंट है राजनीतिक दल के लिए, इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो होगा डी, इनमें से सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप हमको बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों से समानता को बढ़ावा देने वाली राजनैतिक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? ए राजतंत्र, बी लोकतंत्र, सी तानाशाही, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा लोकतंत्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिलती है? ए पेरिस की संधि, बी विनायन की संधि, सी वार्तसे की संधि, और डी है जो कुस्तुनिया की संधि। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए पेरिस की संधि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है, भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रण किया था? मतलब भारत माता का जो छवि है, जो चित्र है, उसको किसने बनाया था? ठीक है, पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है बिक्रम चंद्र चटर्जी, तीसरा है अविनाथ टैगोर, और चौथा है राज रवि वर्मा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 3 नंबर। ठीक है, सी अविंद्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में सहयोग कार्यक्रम की स्वीकृति मिली थी? ए कराची अधिवेशन, बी मद्रासा अधिवेशन, सी दिल्ली अधिवेशन, और डी नागपुर अधिवेशन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा नागपुर अधिवेशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? ए 1971 में, बी 1973 में, सी 1985 में, डी 1911 में। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1973 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल रिपीट होता है, तो इसको तो आप एकदम माइंड में बैठा के रखिएगा कि जो टिहरी बांध होता है उस किस नदी पर बना है? ए नर्मदा, बी भगीरथी, सी कोसी, और डी कृष्णा। तो जो टिहरी बांध है वो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है? ए जौ, बी गेहूं, सी बाजरा, और डी चावल। तो जो मोटा अनाज होता है, आप गांव में सुनेंगे कि मोटा जैसे जनेऊ हो गया, बाजरा हो गया, तो ये सब मोटे अनाज हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी बाजरा। ठीक है, और चलिए अगले अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? ठीक है, ए अब्रक, बी लौह अयस्क, सी सोना, और डी बक्साइट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए अब्रक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी पवन ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर होगा पवन ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था में के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए कुम्हार, बी शिक्षक, सी कृषक, डी मछुआरा। अर्थव्यवस्था द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कृषक। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कृषक। ठीक है, फार्मर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विश्व में मानव विकास सूचांक 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से देश निम्नतम स्तर पर
था? ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी भारत, डी नेपाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नेपाल। ठीक है, निम्नतर स्तर पर था, सबसे कम स्तर था इसका। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? वो कौन सा राज्य है जिसमें मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा होता है, जब सबसे ज्यादा छोटे बच्चे मरते हैं? तो ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है केरल, डी है हरियाणा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, आप इसको याद कर लें क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। जो बार बार रिपीट होता है वो क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होता है, हर साल आता है। ऐसा एक दो क्वेश्चन होता है जो हर साल ही आता है, तो हम आपको बता दे रहे हैं, आप उसे जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखते हैं। वैश्वीकरण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर विपरीत पड़ा? विपरीत किस पे पड़ा? धनी वर्ग में, कुशल वर्ग में, शिक्षित वर्ग में, और डी है श्रमिक वर्ग में। तो मान लीजिए वैश्वीकरण का प्रभाव किस पर विपरीत पड़ा, तो मतलब उल्टा किस पे पड़ा, तो वो श्रमिक युग में है, क्योंकि लेबर है तो आप जानते ही हैं, क्या हम बोले अब इसके बारे में। तो जो श्रमिक हैं वो बहुत ज़्यादा ही मेहनत करते हैं, वैश्वीकरण जो है वो थोड़ा सा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सूचना पाने का अधिकार RTI कब लागू हुआ था? सूचना पाने का अधिकार RTI कब लागू हुआ था? सन 1951 ईस्वी में, सन 2001 में, 2005 में, 1998 में। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं ये थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला है उदारवाद से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा जालियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे एक बार देख के ही जाएं, याद करके जाएं, ये पेपर में पक्का ही पक्का फंसेगा। हम 100% गारंटी दे रहे हैं कि ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हर पेपर में हर साल रिपीट होता है, हर सेट में रहता है ये, तो आप इसे एकदम देख के जाएं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? यह शासन की अन्य व्यवस्थाओं से क्यों बेहतर है? ठीक है, या आपको उसको करना है, या भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता से संबंधित कौन से प्रावधान किए गए हैं? ठीक है, ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, तो आप जलियांवाला बाग हत्याकांड को याद करके जाएं जिससे आपको 4 नंबर मिल जाएं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोतों को में भी भेद कीजिए। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप देख के जाएं एक बार, इसे यहाँ से भी आपका 4 नंबर बन सकता है। अथवा रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले भू आकृति कारकों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, ये भी 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला है वैश्वीकरण पर भारत में क्या प्रभाव पड़ा? किन्हीं 4 बिंदुओं को प्रकाश डालिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो श्रमिकों पर प्रभाव पड़ा था इसी के बारे में आपको लिखना है, 4 पॉइंट लिखना है। थोड़ा सा आप बता देंगे कि वैश्वीकरण क्या होता है, इसका प्रभाव कैसा पड़ा, फिर आप 4 बिंदु 4 हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं। ठीक है, अथवा रीढ़ के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों की तुलना कीजिए। ये भी 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और लॉन्ग वीडियो हम 1 घंटे बाद अपलोड कर रहे हैं, तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और कमेंट करें, और हमें ये बताएं कि आप अगर हमसे हिंदी पढ़ के गए थे तो आपका हमारे
बताए हुए कितना फँसा था, अगर आप हमसे पढ़ के गए थे तो। थैंक यू।